गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस जो है ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक भी है। अगर हम बात करें किस सब्जेक्ट के अंदर आता है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक भी है या फिर ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट का टॉपिक भी है, मतलब AFM अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों के अंडर में कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस रहता है। अब बात करें ये है क्या, ये एनालिसिस किस लिए यूज़ होता है, इसकी नीड कहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी है यहाँ पे। तो इनका एनालिसिस हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में सेल करता है, उस सेल पे उसको कितना जो है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट में उसने कितना प्रॉफिट ऐड किया है, उसको कितने मार्जिन के साथ, प्रॉफिट भी हो सकता है मार्जिन के साथ या नो प्रॉफिट नो कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करके हम पता लगाते हैं कि उसका बिज़नेस जो है आगे ट्रेंडिंग कर सकता है या उसका बिज़नेस जो है इस समय जो है वो नहीं चल पा रहा है या उसको आगे करना चाहिए, कंटिन्यू बिज़नेस कंटिन्यू रखना है या बिज़नेस जो है वो डिसकंटिन्यू करना है। मतलब उसके जो 2 डिसीजंस होते हैं, दोनों में से कोई एक डिसीजन जो रहेगा वो इस एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एनालिसिस जो है एक बिजनेसमैन के लिए उसके फर्दर बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए, उसके फर्दर बिजनेस को रन आउट करने के लिए काफ़ी ज़रूरत में रहता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हम इस एनालिसिस को करते हैं। इसके लिए हमें पहले अपनी एक चैन पता होनी चाहिए, उसी चैन के बिहाफ पे ही हम कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें वो चैन कैसी है, तो उस चैन के लिए स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स, बिज़नेस में सेल जो होती है वो हर किसी पर्सन को पता चलती है। जब आप मंथली ले सकते हो, एनुअली ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, वो डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। आप डिसीज़न जो है वो किस टाइप से ले रहे हो, किस पीरियड के अकॉर्डिंग ले रहे हो, मतलब बिज़नेस आपको कितने टाइम का आपको कैलकुलेशन करना है। तो अगर यूनिट से बिज़नेस में आपकी सेल आउट की तो उसका पर यूनिट जो प्राइस होगा, पर प्राइस यूनिट का, वो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका रुपीज़ में इसकी सेल निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास अपने बिजनेस में 2 कॉस्ट होती है। मतलब अगर हम सेल करें तो सेल के अंदर जो है 2 टाइप की कॉस्ट, सेल के अंदर कॉस्ट इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है। तो वो जो कॉस्ट होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। 2 टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट इज़ वेरिएबल एंड सेकेंड इज़ फिक्स्ड। शो आउट हो रहा है, यस। फर्स्ट इज़ वेरिएबल एंड सेकेंड इज फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, वैसे बिजनेस में 3 टाइप की कॉस्ट लगी हुई होती है, ये हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। वेरिएबल, फिक्स्ड, एक होती है इनके बीच की सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड वेरिएबल, जैसे भी आप पोर्शन यूज़ करते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट सेम रहती है। अगर आपकी यूनिट्स बढ़ रही है, अगर यूनिट्स जो है वो आपकी बढ़ी है तो ये वेरिएबल भी बढ़ेगी, और अगर आपकी यूनिट्स आपने डाउन की है, डिक्रीज़ हुई है, तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी डाउन हो जाएगी। मींस आपको वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट सेम रखना होता है, पर यूनिट सेम ही होती है। अगर हम बात करें जैसे कि 1 यूनिट 2 रुपये की कॉस्ट है, 2 यूनिट की 4 रुपये की कॉस्ट है, 3 यूनिट की 6 रुपये की कॉस्ट है, पर यूनिट वो 2 रुपीज़ दे रही है, बट वो अमाउंट में बढ़ और घट रही है। फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स वो होती है जो एक लेवल तक, एक अप टू लेवल तक वो सेम ही रहती है। लाइक अगर हम बात करें अपने बिजली के मीटर के बिल की या कुछ और ऐसे बिल की, अगर हम वो यूज़ नहीं भी करते तब भी, अगर मैं उसको यूज़ नहीं भी कर रही हूँ तब भी उसका इतना रेंट तो आएगा ही आएगा, इतने चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा। मीन्स आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तब भी खर्चा तो होगा ही होगा। तो वो उनकी सेटअप कॉस्ट होती है, उनकी सेटिंग कॉस्ट होती है, वो बियर करते ही है बिज़नेस। तो फर्स्ट बिज़नेस में आप सेल ले लिया आपने, उसमें से आपको लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वही जितनी वो ये सेल की यूनिट है उतनी यूनिट ही होगी, और इसका पर यूनिट प्राइस, ठीक है ना, PU यहाँ पे पर यूनिट प्राइस है, तो आपने ये लेस कर लिया। इसके बाद जो आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन। इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो नाम दिया गया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब S माइनस VC इज इक्वल टू C। C मीन्स कंट्रीब्यूशन,
मतलब अभी आपका प्योर प्रॉफिट नहीं निकला है, अभी आपका कंट्रीब्यूशन है कि इतना आप एस्टिमेट करके चल रहे हो कि आपकी इतनी बचत होने लायक है। मतलब प्योर एस्टिमेट बचत नहीं है, बट हाँ ये कॉस्ट कवर अप करने के बाद है। उसके बाद हमें लेस करना होता है अपना फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा अमाउंट में रहती है, तो फिक्स कॉस्ट जितनी होगी वो हमें लेस कर देंगे। ये आएगा मेरे पास EBIT, आप इसको EBIT बोल सकते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आप इसको ओनली प्रॉफिट बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं प्रॉफिट हो, समटाइम बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इफ़ पॉजिटिव देन वर्ड यूज़ प्रॉफिट, इफ़ नेगेटिव देन यूज़ या ट्रीट एज लॉस। ठीक है, हम तो अपनी प्रॉफिट की बात करते हैं कि हमें तो प्रॉफिट हुआ होगा। ये चेन जो होती है इसकी आगे भी चल सकती है, बट अभी हमें PV रेशियो के लिए मतलब कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस में जितने रेशियोज या जितने हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए बस मुझे ये स्टेप्स ही ज़रूरी है। तो S माइनस P इज इक्वल टू C माइनस FC इज इक्वल टू P या L। मैं बात कर रही हूँ P की, प्रॉफिट की, तो यहाँ पे P हम प्रॉफिट को एग्जामिन करके चलेंगे। ठीक है, अगर हमें अब ये चैन अपनी रीड कर ली, ये चैन हमें अंडरस्टैंड हो गई, तब मुझे अब कौन कौन से एनालिसिस करने हैं उसके बारे में मैं स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम अब फॉर्मूला, आगे के फॉर्मूला और आगे के क्वेश्चन मतलब आगे की फॉर्मूला ट्रिक्स देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो होता है इसके लिए PV रेशो। हमने एक सिंपल सी चैन याद कर ली, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। S माइनस V इज इक्वल टू C माइनस FC इज इक्वल टू P, या तो P हो सकता है या L हो सकता है। तो साइड में छोटी सी चैन बना ली। अब हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है, डेट्स इट PV रेशो। PV रेशो की फुल फॉर्म रहेगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ये कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो इसके फॉर्मूला होते हैं C अपॉन में S इंटू में 100, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। अब देखिए, अगर आपने कंट्रीब्यूशन जो लिया है वो रुपीज़ में लिया है पर के, तो यहाँ पे सेल भी रहेगी पर के रुपए में। अगर आपने कंट्रीब्यूशन लिया है अमाउंट में, तो यहाँ सेल भी रहेगी अमाउंट में। यूनिट में नहीं ले सकते, यूनिट दोनों के बराबर ही होती है, तो यूनिट नहीं लेनी है, यूनिट तो कट आउट करके फिर 100 ही दी जाएगी नहीं। मतलब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। अब आप इसकी जगह रिप्लेस कितना कुछ कर सकते हैं। देखिए, C की जगह आप यूज़ कर सकते हैं S माइनस VC, यानी फॉर्मूला जो है आपका ये बन सकता है। या आप C की जगह यूज़ कर सकते हो FC प्लस P। अगर हम ऊपर से बात करें P प्लस FC इज इक्वल टू C, ये आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप S को भी डिराइव कर सकते हो कि S की जगह क्या क्या बन सकता है, VC प्लस C। ठीक है ना। तो हमें जो फॉर्मूले को अपना एस्टिमेट करके इसको अप डाउन करके जो है वो चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का फर्स्ट जो एनालिसिस होता है या फर्स्ट जो फॉर्मूला ट्रिक होती है वो होती है PV रेशियो फाइंड आउट करने की। और PV रेशियो जो कैसे निकाला जाता है, contribution upon में sales into में 100. If contribution in per unit sense, then sales also used in per unit sense. If contribution in amount sense, then sales also used in amount sense. And contribution can be replaced, can be changed by different alternative tricks. जैसे ही आपको बताया गया है ये different alternative tricks कौन कौन सी है। ठीक है, हमने PV रेशियो जो है अपना कैलकुलेट कर लिया। अब ये PV रेशियो जो है ये कुछ परसेंटेज की टर्म्स में आ जाएगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज की टर्म में आ जाएगा। अगर PV रेशियो कहा जाता है कि वो 50 से क्रॉस कर गया, 50-60 से क्रॉस कर गया, देन आपकी कंपनी की पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी है। 50 से लोअर वाला PV रेशियो मीन्स आपको प्रॉफिट मार्जिन अभी कम है, आपको प्रॉफिट की सेंस जो है वो एनालिसिस में थोड़ा कम है। बट इफ़ क्रॉसिंग द PV रेशियो 50, आपका PV रेशियो जो है वो 50 को क्रॉस कर गया है, देन आपका कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का PV रेशियो एनालिसिस जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप अपने बिजनेस को आगे फर्दर ग्रो करने के बारे में, रन आउट करने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली PV रेशियो जो है वो निकाल लिया। अब PV रेशियो के बाद बात आती है कंबाइंड या कंपोजिट PV रेशियो की, तो उसको भी हम कैलकुलेट देखिए कैसे करते हैं। कंबाइंड या कंपोजिट PV रेशियो, सेकेंड थिंग इज कंबाइंड या कंपोजिट PV रेशियो। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कंबाइंड कंपोजिट PV रेशियो का एक और नाम भी हो सकता है ओवरऑल
पीवी रेशो, मतलब हम बात करें थोड़े बड़े अच्छे पीवी रेशो की, तो हमारे पास काफ़ी सारे अगर यूनिट्स है, काफ़ी सारे अगर हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम उसके टोटल पीवी रेशो जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब बिजनेस में आपके मोर देन 1 प्रोडक्ट है, आप उनके पीवी रेशो, उनके बिजनेस के डिसीजन के बारे में डिसीजन लेना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट है, तो सबकी सेल्स लिख ली यहाँ पे, VC सबकी वेरिएबल कॉस्ट लिख ली, उसमें से इसको माइनस कर दे तो C आ गया। तो C/S इंटू में 100, ये सबके पीवी रेशो आ रहे हैं, एक एक करके पीवी रेशो सबके निकाल लिए, उनका टोटल कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास कंबाइंड पीवी रेशो। ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। कंबाइंड पीवी रेशो के लिए एक ही ट्रिक है ये कि आप जो है डिफरेंट आपके फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट है, उनको इस तरीके से S माइनस BC करके उनका C निकाल लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर लीजिए, एंड C/S इंटू में 100 उसके पीवी रेशो जो है सिंगल पीवी रेशो निकाल के देन उसको टोटल कर दीजिए। कंबाइंड पीवी रेशो, कंपोजिट पीवी रेशो या ओवरऑल पीवी रेशो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 2 पीवी रेशियोज हमने निकाल लिए, कंबाइंड का भी और कंपोजिट का भी। अब हम आगे रन आउट करते हैं कि आगे जो है हम इसमें और क्या एनालिसिस करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है या हमारा टॉपिक जो है वो कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस है, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस है, तो हमें और क्या निकालना होता है इसमें। पीवी रेशियो, कंपोजिट पीवी रेशियो के बाद बात आती है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट की। नया जो चीज़ रहेगी वो रहेगी ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज BEP। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। इकोनॉमिक्स में अगर हमने स्टडी किया हो तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है बिजनेस का जिसमें बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स बिजनेस को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस की कोई लॉस की भी गुंजाइश नहीं है। इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। अगर बात करें अपने बिजनेस में, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, इसका फॉर्मूले से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ इसको हम एग्जांपल के लिए सेट कर रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। तो ये हम 4 चीज़ें जो है ये अपने बिजनेस के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह यूज़ करते हैं। लैंड के ऊपर देना होता है रेंट, लेबर के ऊपर देनी होती है वेजेस, कैपिटल के ऊपर देना होता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेनर के ऊपर देना होता है प्रॉफिट। अब अगर मेरा बिजनेस कोई है वो 10 रुपीज़ का सेल हो रहा है, उसकी कॉस्ट जो थी, ये सेल प्राइस है 10 रुपीज़ का, अगर उसकी कॉस्ट थी 8 रुपये, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी, चारों को मिला के जो है वो 8 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैंने उसको इस समय जो है वो सेल कर दिया 6 रुपीज़ पे, मैंने उसको सेल कर दिया 6 रुपीज़ पे। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है अरे 4 रुपये का लॉस हो गया, सेल आउट प्राइस तो उसका 10 रुपीज़ था बट उसको सेल कर दिया 6 रुपीज़ पे, या सेल कर दिया उसको 7 रुपीज़ पे। तो 7 रुपीज़ की बात तो भी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अगर मैंने उसको 6 रुपीज़ से भी सेल किया है, मैंने उसको 8 रुपीज़ पे सेल किया, शुरू में हमें बात करते हैं, अगर हमने उसको 8 रुपीज़ पे भी सेल किया तो मैंने उसकी कॉस्ट कवर अप तो कर ली ना, जो कॉस्ट थी कॉस्ट से कवर अप तो हो गया। तो जितनी अगर मैं कॉस्ट से कॉस्ट भी कवर कर लूँ, इसका मतलब मैंने उसको कोई नुकसान पे नहीं बेचा, कोई उसको प्रॉफिट पे भी नहीं बेचा।